पाठ 1 जब समाप्त हुआ है तो पृष्ठ संख्या 8 पर आप ध्यान दीजिए। पाठ की समाप्ति पर अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं। यहां पर शीर्षक दिया हुआ है, निर्देश दिया हुआ है, निम्न प्रश्नों के उत्तर बताएं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर उत्तर के लिए कहा गया बताएं, लिखें निर्देश नहीं दिया गया। इसलिए का से लेकर जा तक जो भी प्रश्न यहां पर दिया हुआ है, इन प्रश्नों के उत्तरों को आप लोग मौखिक रूप में अभ्यास कर सकते हैं, मौखिक रूप में बोल सकते हैं, मौखिक रूप में इन उत्तरों को समझिए, याद करिए इत्यादि। परंतु लिखना नहीं है कहीं, तो आपको यह नहीं करना है। विद्यार्थियों, अब हम पाठ 2 संधि नामक पाठ की ओर बढ़ेंगे। आज हम पाठ 2 संधि नामक पाठ पढ़ेंगे। तो हमारे पढ़ने का जो पठन पाठन का जो पाठांक पृष्ठ संख्या है वह है 9 यानी 9। आज पाठांक पृष्ठ संख्या 9 को हम पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, अभी हम संधि शीर्षक को पढ़ने जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप लोगों को संधि के विषय में मालूम है। अब यदि आप लोगों को संधि के विषय में मालूम है तो बता दीजिए हमें भी क्या क्या मालूम है। चलिए, अभी पूछने की अपेक्षा हम आपको याद दिलाते हैं कि आप संधि के विषय में क्या क्या जानते हैं। संधि पढ़ने से पूर्व आपको क्या मालूम होना चाहिए, और मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोगों को मालूम है, बस केवल याद दिलाना है। तो अभी आप स्मरण करें। विद्यार्थियों, आप लोगों ने शब्दों के प्रकार पढ़े होंगे। शब्दों के प्रकार आप लोगों ने पिछली कक्षा में वर्ण विचार, शब्द विचार ये पढ़ा होगा। वही शब्द विचार में आपने शब्दों के प्रकार पढ़े होंगे। तो शब्द 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अर्थ के आधार पर शब्द, दूसरा होता है रचना, व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर शब्द, तीसरा होता है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द, चौथा होता है प्रयोग के आधार पर शब्द, पांचवा होता है अर्थ की विविधता के आधार पर शब्द। अब यहां पर अर्थ के आधार पर जो शब्द होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सार्थक शब्द, दूसरा होता है निरर्थक शब्द। सार्थक और निरर्थक शब्द आप लोगों ने पढ़े होंगे। इसके बाद दूसरा क्रम है रचना, व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर शब्द। यहां पर आपने 3 प्रकार के शब्द पढ़े हैं। एक रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योग रूढ़ शब्द। तीसरे नंबर में आप लोगों ने पढ़ा उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द। तो यहां पर भी 5 प्रकार के शब्द थे। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द, संकर शब्द इत्यादि। चौथे नंबर पर आपने पढ़ा प्रयोग के आधार पर शब्द। ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है विकारी शब्द, दूसरा होता अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिन शब्दों में विकार उत्पन्न होता है वो विकारी है, जिन शब्दों में विकार नहीं उत्पन्न होता है तो वो वाक्य में प्रयोग के आधार पर विकार है तो विकारी, और नहीं है
तो अविकारी, विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी शब्द ये भी चार प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। अंतिम प्रकार है अर्थ की विविधता के आधार पर शब्द। तो एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, विपरीतार्थी शब्द इत्यादि। ठीक है, जरूर आप लोगों ने इनको पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो यहां पर मैं जो बता रहा हूं उसे आप लोग पढ़ें, समझें और आज से अपने अध्ययन क्रम में शामिल कर लें कि आज आपने इसको पढ़ लिया। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग ये पढ़कर आए हैं पिछली कक्षा से। अब यहां आपको बताया जा रहा है रचना, व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर शब्द, ये शब्दों का प्रकार है। तो इसमें तीन प्रकार के शब्द होते हैं, ये आपने पढ़ा, ध्यान दीजिएगा। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, ये तीन प्रकार के शब्द रचना, व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर जो शब्द होते हैं उनमें है। अब रूढ़ शब्द सबसे पहला आता है। रूढ़ शब्द आप लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं रूढ़ शब्दों के विषय में बता देता हूं। जो शब्द परंपरा से किसी वस्तु विशेष के अर्थ को प्रकट करते हैं तथा जिनके खंडों का कोई अर्थ नहीं होता, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। यानी ऐसा शब्द जो संयुक्त शब्द होने पर, संगठित शब्द होने पर उसका अर्थ है, लेकिन उस शब्द को यदि तोड़ दिया जाए, अलग अलग कर दिया जाए, उस शब्द के सभी वर्णों को अलग अलग कर दें तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे घोड़ा, घोड़ा, घो और ड़ा एक साथ मिला तो रूढ़ शब्द है ही, इसका अर्थ है। लेकिन आप घोड़ा में घो और ड़ा दोनों को अलग अलग कर दीजिए तो घो का क्या मतलब है, ड़ा का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं। ऐसे शब्द रूढ़ शब्द होते हैं। ठीक है, अब है दूसरा नंबर यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होते हैं? जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हों उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। कौन से शब्दों को कहते हैं? जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हों उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। और यौगिक शब्दों, ये शब्द जो होते हैं ये यौगिक शब्दों और प्रत्यय आदि के योग से भी बनते हैं। तो ऐसे शब्द उपसर्ग और प्रत्यय आदि के योग से भी बनते हैं। ठीक है, तो यौगिक शब्द में आपको बताया गया कि जो भी शब्द हैं यदि उनका खंड किया जाए तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, और उनका खंड किया जाए तो उनका अर्थ होता है। जैसे आप यहां उदाहरण में देख रहे हैं, पुस्तकालय। पुस्तक और आलय दो शब्दों को मिलाकर बना है। पुस्तक का मतलब पुस्तक यानी किताब, और आलय का मतलब घर। तो इस प्रकार से यहां पर जो भी यौगिक शब्द होते हैं वो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, और उनको जब हम उनका विग्रह करते हैं, उनका खंड करते हैं, तो जितने शब्दों के मेल से वो बना है, जब वो शब्द अलग अलग होते हैं तो उन प्रत्येक शब्द का अपना अर्थ होता है। ऐसे शब्द यौगिक शब्द होते हैं। अब है योग रूढ़ शब्द। तो जो शब्द सार्थक खंडों के बोध होते हैं तथा अपने मूल अर्थ का बोध
कराने के साथ साथ विशेष अर्थ का बोध कराते उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे हिमालय, तो हिमालय में जो शब्द है, देखिए हिम का मतलब है बर्फ और आलय का मतलब है घर। ठीक, अब यह अर्थ प्रकट करता है बर्फ का घर, यह अर्थ है, किंतु हिमालय केवल पर्वत के लिए प्रयुक्त होता है। हिमालय, बर्फ आलय का मतलब घर और इसका मतलब हुआ बर्फ का घर, लेकिन इस शब्द का प्रयोग केवल एक पर्वत के लिए होता है, तो यह योग रूढ़ शब्द होता है। ठीक है, तो इसे आगे पढ़ेंगे, समझेंगे। अब हम लोग अपने वास्तविक शीर्षक पर आते हैं, संधि। हम लोग संधि पढ़ने जा रहे हैं। तो संधि का अर्थ क्या होता है? संधि का अर्थ होता है दोस्ती, मेल, जोड़, समझौता। है? आप लोगों ने इतिहास में विभिन्न प्रकार की संधियों को पढ़ा होगा या पढ़ेंगे। आप लोगों ने समाचार में सुना होगा कि हमारे देश के प्रतिनिधि दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ व्यापारिक समझौते करते हैं, दूसरे देशों के साथ व्यापारिक संधि होती है। तो ये संधियां कुछ नियमों के अंतर्गत ये समझौते होते हैं, तो ये भी संधि के अंतर्गत आता है। दो अलग अलग विचारों को रखने वालों के बीच में, जिनके बीच में मतभेद रहता है, उनके बीच में दोस्ती होना, ये भी संधि है। जैसे रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए राम जी ने सुग्रीव से संधि की थी, मित्रता की थी। तो संधि का मतलब दोस्ती, मेल, जोड़, समझौता आदि। तो अभी संधि के बाद फिर से शीर्षक हमारे सामने आ रहा है, यौगिक शब्द। क्यों? अब ध्यान दीजिए, पाठांक पृष्ठ संख्या 9, पाठ 2, संधि। यहां हमें बताया गया है कि हिंदी में यौगिक शब्दों की रचना 4 प्रकार से होती है। आपने यौगिक शब्द तो पढ़ा कि यौगिक शब्द किसे कहते हैं। अब यौगिक शब्दों की रचना कितने प्रकार से होती, कैसे बनते यौगिक शब्द? तो यौगिक शब्दों की रचना 4 प्रकार से होती है, उपसर्ग के द्वारा, प्रत्यय के द्वारा, संधि के द्वारा और समास के द्वारा। पहला उपसर्ग, दूसरा प्रत्यय, तीसरा संधि और चौथा समास। आज हम यहां पर संधि को पढ़ेंगे। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है? संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल। आप लोग पढ़ चुके हैं। तो संधि किसे कहते हैं? संधि निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। प्रश्न है, संधि किसे कहते हैं?
तो निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि की प्रक्रिया के अंतर्गत केवल दो ध्वनियों, स्वर या व्यंजन के बीच ही संधि होती है। दो ध्वनियां, या तो वो स्वर होगा या वो व्यंजन होगा, इन्हीं के बीच में मेल होता है, यही संधि है। शब्दों के बीच मेल नहीं होता है। संधि पढ़ते समय आपको सबसे पहले इस बात को प्रमुखता से याद रखना है, समझना है, कभी नहीं भूलना है। यह मान लीजिए कि यह संधि की आधारभूत बात है। क्या? संधि दो वर्णों के बीच होता है, दो ध्वनियों के बीच होता है। या तो वो ध्वनियां दोनों स्वर होंगी, या दोनों व्यंजन होंगी, या स्वर और व्यंजन इस प्रकार से होंगे। संधि में कभी शब्दों का मेल नहीं होता है, यह ध्यान रखिए। ऊपर आपको बताया गया, निकटवर्ती शब्दों के मेल से होने वाले परिवर्तन को वर्णों के मेल से, ध्यान दीजिएगा, यह संधि की आधारभूत बात है, आधारभूत सिद्धांत है इसका। वर्णों के मेल से संधि होती है। ठीक है। संधि होते समय ध्वनियों में परिवर्तन आ जाता है। जब इन वर्णों के बीच में, इन ध्वनियों के बीच में संधि होती है तो परिवर्तन आ जाता है। यह परिवर्तन निम्न प्रकार से होता है। पहली ध्वनि में परिवर्तन। नंबर 1 क्या है? पहली ध्वनि में परिवर्तन। पहली ध्वनि में क्या है? अभी दिया हुआ है सदगति, सदगति, सदगति। तो यहां पर परिवर्तन हुआ, मेल हुआ, और मेल होकर के बना शब्द सदगति। तो देखिए, पहली ध्वनि में परिवर्तन हो रहा है। समझ रहे हैं? पहली ध्वनि सत, ये पहला शब्द था, गति ये दूसरा शब्द है। तो अभी मेल कहां हो रहा है? मेल हो रहा है तो और ग के बीच में। इधर जो वर्ण है तो, और इधर वर्ण है, इधर तो हलंत युक्तता है, तो इसमें स्वर नहीं है। ये गा के साथ मिल करके इसका संधि हुआ। तो यह संधि ता जो हमारा था, हलंत युक्त ता जो था, वो यहां पर संधि होने पर हलंत युक्त द में बदल गया। तो पहले वर्ण या पहली ध्वनि में संधि हुआ। क्योंकि संधि क्या होता है? संधि में जो पहला शब्द है उसका अंतिम वर्ण, और जो दूसरा शब्द है उसका प्रथम वर्ण, इन्हीं दोनों वर्णों या इन्हीं दोनों ध्वनियों के बीच में विकार होता है। तो अभी सत जो हलंत युक्त ता था वो हलंत युक्त दा में बदल गया। तो ये कहलाती है पहली ध्वनि में परिवर्तन। दूसरा देखिए दिया हुआ है, यहां दिया है दिक और गज। दिक यानी का, हलंत युक्त का, और गज। तो पहला शब्द है दिक, और इसका जो अंतिम वर्ण है का यानी हलंत युक्त क, और दूसरा शब्द गज, उसका पहला शब्द है गा। अब इन्हीं दोनों ध्वनियों के बीच में परिवर्तन होना। यहां पर क्या है? दूसरी ध्वनि में परिवर्तन बताया गया कि दूसरी ध्वनि में, सॉरी, यह पहली ध्वनि का ही उदाहरण था, दिक और गज। तो यहां पर जैसे
हलंत युक्त ता हलंत युक्त दा में बदल गया था, उसी तरह यहां पर दिग्गज शब्द में हलंत युक्त का भी आपका हलंत युक्त गा में बदल गया। दूसरी ध्वनि में क्या है? दूसरी ध्वनि में परिवर्तन नर और इंद्र, ये दो शब्द दिए हैं। पहला शब्द है नर, दूसरा शब्द है इंद्र। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, इन दोनों में विकार हुआ और नया शब्द बना नरेंद्र। विकार होना मतलब परिवर्तन होना। तो नर यहां पर स्वर था अ और इंद्र यहां पर स्वर था ई। पहले शब्द का अंतिम वर्ण, तो अंतिम वर्ण यानी अंतिम ध्वनि नर शब्द में अंतिम ध्वनि अ निकल रही है, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण इसकी ध्वनि है ई। तो अ और ई बन मिल करके बने ए। तो यहां पर दूसरी ध्वनि में परिवर्तन हुआ। देखिए नर, नर में रा अपनी जगह है, और इंद्र, इंद्र जो था उसमें ई परिवर्तित होके ए बन गया। तो ये दूसरी ध्वनि में परिवर्तन हुआ, तो बन गया नरेंद्र। पहली तथा दूसरी ध्वनियों में परिवर्तन कैसे? दोनों ध्वनियां अलग अलग ध्वनियों में परिवर्तित हो जाती हैं। जैसे दिया हुआ है उत शिष्ट। अब यहां पर देखिए उत और शिष्ट, इनमें जब मेल हुआ, इन ध्वनियों के बीच में जो मेल हुआ, विकार हुआ, उससे शब्द बना उच्छिष्ट। तो पहली ध्वनि हलंत युक्त ता जो परिवर्तित हो गया हलंत युक्त चा में, और दूसरी ध्वनि जो थी स वो परिवर्तित हो गई छा में। तो इस प्रकार पहली और दूसरी ध्वनियों में भी परिवर्तन होता है, और ये परिवर्तन होकर के अलग अलग ध्वनियों में परिवर्तित हो जाती है। अब संधि हुआ है, तो संधि जब आपने मेल कर दिया, तो व्याकरण में संधि के साथ, मेल के साथ उसका विच्छेद भी आता है। संधि विच्छेद यानी संधि जो हुई है उसे अलग अलग करना। अभी आपने दो शब्दों में उनकी दो ध्वनियों को मिला करके आपने एक नया शब्द बना दिया। अब उस नए शब्द को अलग अलग करना, ये विच्छेद होता है, ये भी व्याकरण के अंतर्गत आता है। तो संधि विच्छेद क्या है? संधि करते समय हम लोग जिन नियमों का प्रयोग करते हैं, कुछ नियम होते हैं, उन नियमों के अंतर्गत हम संधि करते हैं। तो संधि करने के लिए नियम होते हैं, संधि हो गई उन नियमों का पालन करने से। अब विच्छेद, संधि विच्छेद, तो संधि के नियमों के अनुसार मिले हुए वर्णों को पुनः अलग अलग कर देना संधि विच्छेद कहलाता है। आपने जिन नियमों का प्रयोग करके दो ध्वनियों के बीच में संधि किया है और संधि करके एक नए शब्द की रचना की है, आप उन्हीं नियमों का उल्टा प्रयोग करते चले जाएं, उन्हीं नियमों को विपरीत रूप में प्रयोग करें, तो जो आपके संधि हुआ था वो संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक उन्हीं नियमों के अनुसार ही जो मिले हुए वर्ण होते हैं उनको अलग अलग किया जाता है। तो जो आपने जोड़ करके नया बनाया था उसे आप खोल करके फिर से पहले वाला बना लीजिए। ठीक है, संधि विच्छेद में ऐसा संभव है। अब जैसे आपने निर्मल शब्द बनाया था, तो निर्मल शब्द को बनाने में आपने क्या किया था? निह और मल, ये दो शब्दों का प्रयोग करके
इन दो शब्दों के ध्वनियों में विकार उत्पन्न करके, विकार करके नया शब्द निर्मल बना था। तो जिन नियमों का आपने प्रयोग किया था इनको जोड़ने में, उन्हीं नियमों का प्रयोग करेंगे इनको तोड़ने में, तो विपरीत रूप से प्रयोग होगा और ये अलग अलग हो जाएंगे। दिनेश, इसका विच्छेद होगा दिन और ईश। शिक्षालय, इसका विच्छेद होगा शिक्षा और आलय। ठीक है, तो जिन नियमों से हम संधि करते हैं उन्हीं नियमों का विपरीत प्रयोग करते हैं तो विच्छेद हो जाता है। अब संधि का महत्व। विद्यार्थियों, हम जो कुछ भी कार्य करते हैं, जो कुछ भी पढ़ते हैं, समझते हैं, उसका विशेष महत्व होता है। हमने संधि क्यों पढ़ी, इसका भी कोई महत्व होगा। आइए उस महत्व को जानते हैं। संधि का महत्व है, संधि करने एवं संधि विच्छेद की क्रिया का ज्ञान होने पर हम महत्व के विषय में बात कर रहे थे कि संधि करने एवं संधि विच्छेद की क्रिया का ज्ञान होने पर बड़े व जटिल शब्दों के अर्थ समझने में सहायता मिलती है। संधि पढ़ने से संधि करने के नियमों को जानना, संधि विच्छेद करने के नियमों को जानना, जब हम इन्हें जान जाते हैं, इनका ज्ञान हमें हो जाता है, तो हमारे सामने कितना भी बड़ा, कितना भी कठिन शब्द क्यों ना आ जाए, हम उसे संधि विच्छेद करके उसके अर्थ को समझ लेंगे। तो संधि पढ़ने का महत्व यही है कि जटिल से जटिल, बड़े से बड़े शब्द के अर्थ को समझने में हमें सहायता मिलती है। यह संधि का महत्व है। अब संधि के भेद। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि के भेद देखिए, संधि 3 प्रकार की होती है। संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि क्या है? स्वर संधि है कि जब परस्पर मिलने वाले दो शब्दों में से पहले शब्द का अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण स्वर हो तो, अभी दो शब्दों का हम मेल कर रहे, दो शब्द हैं, उन दो शब्दों में हम दो यौगिक शब्द हैं, उनका हम मेल करने जा रहे हैं। तो उनमें जब मेल होगा तो पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है और दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण है, उन दोनों वर्णों के बीच में मेल होगा और यह दोनों वर्ण स्वर हों तो वहां पर उत्पन्न होने वाला विकार या मेल, यह स्वर संधि कहलाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए महाधन ईश, इस शब्द में पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है, वहां पर अंतिम ध्वनि जो है वो है आ, और दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण है, पहली ध्वनि है, वो है ई। तो आ और ई, आ और ई, ये दोनों क्या हैं? स्वर हैं। इन दोनों के मेल से बना ए, तो इसे स्वर संधि कहेंगे।
ठीक है। स्वर संधि, जहां पर परस्पर मिलने वाले दो शब्दों में से पहले शब्द का अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण स्वर हो तो उनके बीच होने वाला मेल स्वर संधि कहलाता है। विद्यार्थियों, अब ये स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला होता है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि, पांचवा है अयादि संधि। ये 5 प्रकार की स्वर संधियां होती हैं। ठीक है। अब इस स्वर संधि के प्रकार हम लोग अगली पाठ योजना में पढ़ेंगे। आज के अध्ययन क्रम में केवल यहीं तक संधि को पढ़ेंगे। अब हमने जो संधियां पढ़ी हैं उनमें हमें क्या कार्य करना है? तो हिंदी व्याकरण की पाठ्यपुस्तक से आपको पाठ 2 संधि नामक पाठ के पाठांक पृष्ठ संख्या 9 को पढ़ना है, समझना है। केवल आज आप पाठांक पृष्ठ संख्या 9 पढ़ेंगे। संधि से संबंधित यह पहला पृष्ठ आपको पढ़ना है, ध्यान दीजिए। और पिछली पाठ योजना में जो आपको परीक्षण अभ्यास प्रश्न पत्र 2 के अंतर्गत प्रश्न दिए गए थे, उन प्रश्नों के उत्तरों का मिलान करना है। यदि कोई त्रुटि है तो उसका सुधार करना है। ठीक है। आज का अध्ययन क्रम यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।